लेकिन अगर इसे थोड़ा डीप इनसाइड जाके देखेंगे, मुझे बताइए बीज अपने आप को नहीं खत्म करेगा तो वृक्ष कैसे बनेगा? वृक्ष कैसे बनेगा? तो आपने देखा होगा माँ के अंदर कई प्रकार के चेंज आते हैं। आज व्यक्ति अपार्टमेंट में रह रहा है जी, कबूतर खाने फैमिली थी पहले, और इस बीच में एक चीज मिस हो जाती है, वो है बच्चा। अच्छा, पेरेंटिंग या परवरिश की अलग अलग जो शैलियां हैं, पेरेंटिंग जो स्टाइल्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? अभिवादन स्वीकार करें परवेंद्र दहिया का इनसाइड टॉक्स में। आज हमारे साथ में खास मेहमान मिस्टर डॉक्टर अनिल योगी जी, जो कि प्रोफेसर भी हैं योगा के क्षेत्र में और परवरिश की पाठशाला जो सर लगभग 3 वर्षों से समाज के लिए कर रही हैं और लाखों लोगों को वे जागरूक कर चुके हैं पेरेंटिंग के विषय में। मैं सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अवसर दिया यहाँ आपने बुलाया इनसाइड टॉक में। जी सर। अच्छा सर, परवरिश यानी पेरेंटिंग वास्तव में क्या है? आप इससे हम क्या समझे इस तरह से? देखिए, जर्नल जो हमको भी पहले लगता था, हमें लगता है कि शायद बच्चों को पालना, उनका पोषण करना, बड़ा करना, स्कूल भेजना बहुत ज़्यादा है, तो थोड़े बहुत हम संस्कार की बात करते हैं, बस यहीं तक। फिर हम सोचते हैं कि यही पेरेंटिंग है, और यही आप समाज में देख सकते हैं कि खिलाना पिलाना सुलाना, स्कूल भेजना और इनको किसी काबिल बना देना, आम भाषा में इसे ही पेरेंटिंग बोली जाता जी, कि भाई यही पेरेंटिंग है। लेकिन अगर इसे थोड़ा डीप इनसाइड जाके देखेंगे और थोड़ा सा अगर इसको भारतीय दर्शन के हिसाब से देखेंगे, तो पेरेंटिंग पूरी एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि संस्कारों की बात आती है, उस संस्कार में गर्भधारण संस्कार की बात आती है। गर्भधारण संस्कार का अर्थ ये हुआ कि आप किसी न किसी आत्मा को अपने घर में आकर्षित कर रहे हो कि आप आइए मेरे घर में, गर्भ के माध्यम से। तो वो पूरी आध्यात्मिक यात्रा है जी। और अब न्यूरोसाइंस इसको मानने लगा है। इवन जब पेरेंटिंग या जब पेरेंट बनते हैं तो आपने देखा होगा माँ के अंदर कई प्रकार के चेंज आते हैं, लेकिन अब विज्ञान ने इस बात में मोहर लगा दी, पिता के अंदर भी कई चेंज आते हैं। उसको भी जो पितृत्व है उसके अंदर वो जागता है। और जब माता पिता दोनों मिलकर उस बच्चे की परवरिश करते हैं, तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं। सबसे पहले बच्चे की परवरिश, दूसरा खुद की भी रीपेरेंटिंग कर रहे हैं हम। कई सारी चीज़ें हैं जो हम साथ साथ समझ रहे हैं। साथ ही साथ क्या है कि उस जीवन चक्र को, जो चक्र है जीवन कभी ना समाप्त होने वाला, इसको हम बच्चे के माध्यम से एक बार दोबारा से जीते हैं। अब देखो ना, चाहे कितनी भी उम्र का व्यक्ति हो, जब उसके सामने बच्चा आता है तो वो कैसा हो जाता है? वो खुद बच्चा बन जाता है। खुद बच्चा बन जाता है। उसके जैसे हकला के बात करेगा, उसके जैसे थोड़ी सी हरकतें करेगा। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि परवरिश हम बच्चे की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अंदर का जो बच्चा है जी, उसको हम जिंदा कर रहे हैं या उसको हम जी रहे हैं। और जब तक अंदर का बच्चा जिंदा है, जब तक वो मस्त है, तब तक जीवन जो है स्वस्थ है और जीवन बेस्ट है जी जी। ये जो परवरिश बेसिकली, एक मैं इन शॉर्ट कहूँगा, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, चेतना के विकास की यात्रा है। अगर इसे हम कम से कम शब्दों में हम बात करें, मनोविज्ञान के हिसाब से ही फिर इसका पालना पोषण और इसका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है कि माइंड बॉडी सोल, और ये जो सोशल स्किल है ये सब उनको सिखाना, बच्चों किसी काबिल बनाना। दर्शन के हिसाब से इसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। तो जैसे जैसे आपने अभी बताया कि गर्भ जो संस्कार है, गर्भधारण संस्कार है, उससे ही पेरेंटिंग की एक प्रारंभ होती है जी बिल्कुल। तो किस तरह से नींव उस तरह से समझे पेरेंट्स की भाई वास्तव में वहाँ से एक आवश्यकता है? देखिए, आपने बहुत सुंदर इसमें क्वेश्चन पुटअप किया। इसमें समझना कि गर्भधारण संस्कार से पहले फिर हमको विवाह संस्कार पे आना पड़ेगा। और जिन हस्बैंड और वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी है जी, वहाँ पेरेंटिंग पे आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि नई नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आज पेरेंटिंग का चलन है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी सब पेरेंटिंग पेरेंटिंग पेरेंटिंग। लेकिन ये पेरेंटिंग की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो क्योंकि आज हमारे रिलेशनशिप ही खराब है। बिल्कुल। जब रिलेशनशिप खराब होंगे तो बच्चे का रोल मॉडल कौन है? उसके पहली दुनिया ही उसके माता पिता होते हैं। बिल्कुल। और उसमें भी माँ पहले है। माँ खुद ही इमोशनल बैगेज से भरी हुई है, बोझा लेके चल रही है, उसका अपना एक सेल्फ का आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। तो इसीलिए जब वो चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये विवाह संस्कार जो है ना, फिर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है। हमको लगता है कि पति और पत्नी है, हमको लग रहा है ये स्त्री है और मैं पुरुष हूँ।
लेकिन अगर इसको ऊर्जा के स्तर पे देखें तो एक फेमिनिन एनर्जी है और एक मैस्कुलिन एनर्जी है, और जब दोनों कंबाइन होंगे तब आप देखिएगा जीवन कितना खूबसूरत है जी। जीवन भी जीते हैं और साथ ही साथ अपने चेतना के विकास की जो यात्रा है उसको आगे की तरफ भी बढ़ाते हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे परवरिश की पाठशाला आपने लगभग 3 वर्ष पहले प्रारंभ किया है, तो शुरू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा इसका? हमने कभी नहीं सोचा था जी, पेरेंटिंग को तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, क्योंकि पेरेंटिंग जो नीश है, ये जो क्षेत्र है, अगर मैं कहूँगा जी पेरेंटिंग कोच, तो पेरेंटिंग कोच अपने आप में इतना छोटा नीश है कि कोई भी पेरेंटिंग कोच एक प्रोफेसर अपने आगे नहीं लगाना चाहेगा। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर लगाऊंगा ना अपने नाम के आगे, बड़ा नाम है, हाँ, बड़ा नाम, भारी भरकम नाम है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है जी, ठीक है जी, कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करते हैं। या मैं लगाऊंगा कि मैं कह सकता हूँ वेलनेस एक्सपर्ट हूँ, वेलनेस में भी आजकल कम है, लेकिन मैं अगर कहूँगा कि लाइफ मैनेजमेंट, इस तरह के भारी भरकम शब्द लगाएंगे, लेकिन पेरेंटिंग तो एक बहुत छोटा शब्द है। लेकिन इसलिए हम चाहते ही नहीं थे, कभी हमने सोचा भी नहीं इसके बारे में। लेकिन यहाँ की शुरुआत हमारी खुद की जब बच्ची हुई और हमने उसकी जब परवरिश की, तो दुनिया ने कहना शुरू किया कि भाई माँ ने क्या खा के पैदा किया है, ये इतना बोलती है, इतनी समझदारी से बातें करती है, इतनी इंटेलिजेंट कैसे है, क्या खिलाया। अरे भैया, बच्चे जो है अगर खिला के पैदा होते बच्चे अगर समझदार कुछ माँ को खिला के पैदा होते तो अमीरों के बच्चों के पास ही होती संपदा, सभी ज्ञान हुआ, सभी, हाँ, एक रिक्शे वाले का बच्चा समझदार ना होता फिर। लेकिन हमने कहा नहीं, माँ का खेल नहीं है जी, खिलाने पिलाने खेल नहीं है, ये रिश्तों का विज्ञान है। हाँ। और जीवन के उद्देश्य का विज्ञान है, आप जीवन को किस तरह से उसकी यात्रा जी रहे हो। और परवरिश, जब दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे, जीवन का मकसद होगा, तो परवरिश अपने आप बेहतर होगी। और ये त्याग की बात है इसमें। आज सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि हम बदलना नहीं चाहते। शादी हो गई तो स्त्री को लगता है मैं लड़की ही रहूं, हस्बैंड को लगता है मैं लड़के की तरह जीवन यापन करूं। जबकि आप कोई बीज लीजिए, अब मुझे बताइए, बीज अपने आप को नहीं खत्म करेगा तो वृक्ष कैसे बनेगा? वृक्ष कैसे बनेगा? बिल्कुल। तो सेम इसी तरह से जब हम माता पिता बनते हैं तो हमें कई प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं, अपनी स्वतंत्रता को खत्म करना पड़ता है। और यहाँ से फिर परवरिश शुरू होती है। और जब परवरिश के अंदर हम लोग, फिर हमें सब पूछते थे कि बेटी के लिए क्या किया, तो हमने यार यहीं से हमारे माइंड में आया कि जब हमसे सब पूछ ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ बना लिया जाए। तो फिर हमने पहले स्कूल ऑफ लाइफ सोचा, मैंने कहा बहुत बड़ा नीश है, इसको कवर करना बहुत मुश्किल काम है। फिर हमने हुआ कि स्कूल ऑफ पेरेंटिंग करते हैं, फिर स्कूल ऑफ पेरेंटिंग पे बात आया, यार हम तो आम आदमी तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। फिर हमारे मन में आया परवरिश की पाठशाला, यानी कि क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से हूँ तो वहाँ से परवरिश की पाठशाला ही आया है। इस पर हमने काम किया, तेजी से लोगों ने अपना प्यार दिया और ये बढ़ता चला गया। नहीं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। अच्छा, आज के समय में बच्चों की परवरिश का जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें वैसे तो सोशल मीडिया पे जो काम चल रहा है ठीक है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हालांकि CBSE ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि पेरेंटिंग वर्कशॉप होनी चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो इस सेशन के अंदर भी कितनी पेरेंटिंग वर्कशॉप हुई है, क्या हम उसको सीरियसली ले रहे नहीं ले रहे हैं। इसका जो चैलेंज है बहुत बड़ा चैलेंज है। कारण इसके पीछे क्या है? माता पिता के पास टाइम नहीं है, दोनों वर्किंग है। दोनों वर्किंग है, नंबर 1। नंबर 2, ये इतनी एनर्जी नहीं है। पहले जॉइंट फैमिली में रहा करते थे, अब ऐसा तो नहीं है कि जॉइंट फैमिली में 5 लोग हैं तो एक साथ ही 5 बच्चे पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं था। कभी किसी का होगा, कभी किसी का होगा, कभी किसी का होगा, और सब कुछ घर में ही व्यवस्था थी। तो बच्चे को संभालने वाले ही बहुत लोग थे जी। दादी भी कहानी सुनाया करती थी, फिर दादा संभाल लेते थे, कभी बुआ संभाल लेगी, कभी चाचा संभाल लेगा, और ऐसे करते करते चाहे 10 बच्चे हो जाएं जी, वो सभी पल जाते थे। और कहते हैं ना, जो पुराने लोग हैं आज के, वो यही कहते हैं, वो कहते हैं कि यार हमने 10 पाल दिए, तुमसे एक नहीं पल रहा। वो आपने 10 इसलिए पाल दिए क्योंकि आपके पास में सिस्टम था, व्यवस्था थी। आज व्यक्ति अपार्टमेंट में रह रहा है जी, कबूतर खाने में। फैमिली थी पहले से भी। आज व्यक्ति रोजगार के चक्कर में शहर चला गया, शहर में किराया देना था तो उसने लोन लेके अपार्टमेंट ले लिया। अब अपार्टमेंट में वो रह रहा है, उस पूरे बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में, वहाँ पे ना खेलने की, कूदने की, किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए पेरेंटिंग में ये चैलेंज आ गया। फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो सोशल मीडिया का आ रहा है। एक मी टाइम का कल्चर आ गया, पहले मी टाइम का कल्चर नहीं था। कभी आपको याद हो, कोई नहीं कहता जी मेरा भी तो मी टाइम है, कोई ऐसे बात करता ही नहीं था। लेकिन एक मी टाइम का कल्चर आ गया है। आप ऑफिस से आएंगे तो आपको मी टाइम चाहिए, चाहे आप मदर हो चाहे आप फादर हो, आपको मी टाइम चाहिए। किस चीज़ का मी टाइम? स्क्रॉलिंग का।
क्योंकि उसमें मज़ा आ रहा है, डोपामिन मिल रहा है उसके अंदर। और जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आप दुनिया को देख रहे हैं, फिर आपके अंदर और एक्सपेक्टेशंस होती है, और कमाना है और कमाना है, और इस बीच में एक चीज़ मिस हो जाती है, वो है बच्चा का नहीं। तो ये बहुत चैलेंजिंग है। उस बच्चे को फिर बचने के लिए हम उसके हाथ में क्या पकड़ाते हैं? ये मोबाइल। अब बच्चा का ब्रेन जो पहले 5 साल है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होता है ब्रेन। 10 लाख से ज़्यादा कनेक्शन, जो न्यूरल कनेक्शन बनते हैं पर डे, वो सारे के सारे ऐसे ड्रेन हो रहा है, वो बनने नहीं पा रहे हैं कनेक्शन। सोशल स्किल जो डेवलप होना था वो नहीं हो पा रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म की समस्या तेज़ी से समाज के अंदर आ रही है, और बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि डोपामिन उनको नहीं मिलता, तो फिर वो चिड़चिड़े होते हैं, वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते अपनी बात को, क्योंकि उनके पास में रेशनल ब्रेन नहीं होता है। फिर पेरेंट उन पर चिल्लाते हैं, बच्चा समझता है अच्छा चिल्लाने से बात बनती है, फिर वो उन पर चिल्लाता है। और इतने, क्योंकि अकेले अकेले हैं ना, और लग्जरी में पल रहे हैं, उसके नुकसान ये भी हो रहा है कि वो उनको जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है, जो बोला वो तुरंत मिल जाना चाहिए। और जब लाइफ जो है ना जी, ये ऐसे है, बिल्कुल, यहाँ तो कभी कोई चीज़ अचानक मिल जाती है, और कभी ऐसा होता है कि 10 साल भी हो सकता है तपस्या करनी पड़ जाती, तब भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वो पेशेंस बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो रहा। इसीलिए बच्चों को कुछ कह दिया, सिंपल सा मोबाइल ही ले लिया उससे, या कह दिया कि आज तू क्रिकेट नहीं खेलने जाएगा, या तुम ये काम, मेरे कहने पे तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, वो सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ में अपने भाई को उसने मार दिया नहीं मार दिया, हाँ। भाई को मार दिया, मोबाइल लेने के उसमें कि भाई मोबाइल। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट केवल, क्योंकि सरकार के पास ही वो अधिकार है और वो व्यवस्था है, सरकार चाहे तो आज काम करना शुरू करेगी तो कुछ सालों के अंदर मैनेज चीज़ें हो सकती हैं। जब क्या आधुनिक लाइफ स्टाइल और सोशल मीडिया पेरेंटिंग को प्रभावित कर रहा है? 100% कर रहा है जी, 100% कर रहा है। एक आपने सुना होगा नीम हकीम खतराए जान, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, पेरेंटिंग कोच बन गए। ChatGPT पे डालो, मुझसे अच्छे ज़्यादा पेरेंटिंग टिप दे देगा, सभी टिप्स देगा, मुझसे अच्छी ज़्यादा देगा जी। 50 मांगोगे 50 देगा, 50 देगा, 100 उससे कहोगे जी 1000 चीज़ें लिख दो, 1000 लिख के दे देगा। तो क्या हमारा जो जीवन है उस AI के ही भरोसे है? एक बात तो ये है। फिर सोशल मीडिया में पेरेंटिंग को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना, ये करना है, ऐसा करना है। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, खुद को पहचान लो, खुद को पहचान लो, रिश्तों को संभाल लो जी, जीवन के मकसद को समझ जाओ जी, और उसको आध्यात्मिक यात्रा की तरह जियो। बिल्कुल। यहाँ संसार में सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपसे छूटेगा ही छूटेगा, छोड़ना भी पड़ेगा छोड़ना भी पड़ेगा। सही बात है। तो जो छूटेगा छोड़ो और आगे बढ़ो। और जो चैलेंज की बात कर रहे हैं, मेरा ही मानना है, आप ऐश्वर्या राय को देखिए जी, कितना बड़ा कैरियर छोड़ा बच्चे के चक्कर में। बच्चों के लिए माधुरी दीक्षित को देखिए, करियर छोड़ा। आपका जिंदगी लाइफ में ऋचा अनिरुद्ध आती थी, उन्होंने छोड़ा। और हम जो महिलाएं घर की, वो कहते हैं कि मेरी नौकरी मैं कैसे छोड़ दूं, इवन चाहे प्राइवेट जॉब नौकरी भी होगी, वो कि मैं कैसे छोड़ दूं। आपको नहीं पता कि अगर आपने कुछ साल बच्चे को दे दिए, ये बच्चा टीन एज में आने के बाद क्या कमाल दिखाएगा ना। आप जो जीवन भर नहीं कमा सकते थे, वो बच्चा कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में कर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंटिंग या परवरिश की अलग अलग जो शैलियाँ हैं, पेरेंटिंग जो स्टाइल्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए, इसमें भी 2 तरह के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जो अगर मनोविज्ञान की हम बात करते हैं तो वहाँ 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल की बात आती है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल आता है, फिर अथॉरिटेरियन आता है आपका, फिर एक परमिसिव और एक नेगलेक्ट पेरेंटिंग आता है। अब एक आपने केस सुना है जी, वो वकील साहब कानपुर के सुसाइड कर लिया था जी 5वीं मंजिल से कोर्ट परिसर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको लगा यार, और क्या नोट लिख के जाता है बंदा, वो लिखता है कि मेरे पिता को मेरी लाश को हाथ मत लगाने देना। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जी, आप समझिए। बिल्कुल। तो मैंने जब उसको सर्च किया तो मुझे एक न्यूज़ कटिंग वहाँ पर मिली, और उसमें पिता ये लिखते हैं, पिता पोस्टमार्टम रूम में खड़े हैं बाहर, तो पिता ने ये स्टेटमेंट दिया पत्रकारों को कि मैं नहीं जानता था ये ऐसा कर जाएगा, मैं सब कुछ इसके भले के लिए ही कर रहा था। तो ये है जी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, सत्तावादी, कि आप बच्चे को इतना मतलब स्ट्रिक्ट रूल उसके लिए बना देते हो कि वो उसके लिए घुटन हो जाती है, वो उसको सांस नहीं आती, उसको लगता है मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, मेरा कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है, जो पापा कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा जी। पिता इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कामयाब नहीं हो पाया तो क्या होगा, यानी कि उनके अपने खुद के फियर हैं जी।
बच्चा कामयाब नहीं होगा तो पेरेंट के अपने फियर है ना, Fear है, बिल्कुल। बच्चे की समस्या कोई है, वो तो उनकी अपनी समस्या है कि उनके डर अंदर छिपे हुए हैं संस्कारों के अंदर, वो बाहर उसको परेशान कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, या उनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई होगी, उनके पिता ने उनके साथ ऐसा क्या होगा, वो वकील बन गए, अब उनको लगता कि मेरे पिता ने इतनी सख्ताई मेरे साथ की है इसलिए मैं आज वकील बन गया हूँ, अब मुझे अपने बच्चे के साथ करनी है। तो ऐसे में क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्स कम होता है, यानी कि बच्चे के साथ डिमांड तो आपकी खूब सारी है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसको जो सपोर्ट सिस्टम देना है वो नहीं होता है, उसको सुनना नहीं होता है। तो ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग सत्तावादी, इससे पहले आती है अथॉरिटेटिव। ये बेसिकली ये होता है कि जितनी डिमांड है उतना रिस्पॉन्स है, ये बैलेंस अप्रोच होती है कि बच्चे से डिमांड भी है लेकिन बच्चे को आपने सपोर्ट सिस्टम भी पूरा दे रखा है, आप बच्चे की पूरे मन की बातें भी सुनते हो, बाद में अपनी इनपुट भी देते हो, ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। एक होता है जी परमिसिव, ये वो लोग हैं जिन्हें या तो बचपन में बहुत ज़्यादा दबाया गया है, अब उन्होंने कसम खा ली मेरे को दबाया है ना, मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दबाऊंगा, उसे छूट दूंगा सारी। बहुत सारे पेरेंट में देखता हूँ, गिफ्ट गैलरी में मैंने देखा था जी, वो जाते हैं और शॉपकीपर से कहते हैं अरे यार इसने कहा कि मैं तो किताबें तभी खरीदने जाऊंगा शॉप पे जब मेरे को टॉय दिलाओगे। अब मैंने कहा यार चल चल पहले को तेरे टॉय, मैं आ रहा हूँ 3 किलोमीटर पीछे से वापस आया हूँ, अब इसको पहले टॉय दिलाऊंगा तब ये खरीदने जाएगा। वो क्या कर रहे हैं फादर, उनको कितना प्राउड महसूस हो रहा है कि देखो यार मैंने अपने बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए वापस आ गया हूँ। आपको ये नहीं मालूम कि आप ये परमिसिव पेरेंटिंग का एग्जाम्पल हो, आपने बच्चे को जो है खुद ही उसको उसकी आदतें बिगाड़ रहे हो कि ले तू जो बोलेगा वही मिलेगा, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है कि जो बोलोगे वही जीवन में मिल जाएगा। जीवन में तो भैया जैसे मैंने बताया कई कई साल जो है चीज़ें नहीं भी मिल पाती हैं, राइट। तो ये परमिसिव पेरेंटिंग है, छूट दे के रखते हैं पूरी। और ऐसे में बच्चे को आगे जाके क्या समस्या आती है कि बच्चा जो है ना वो सिस्टम के साथ नहीं चल पाता, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, नियमों की बात आएगी, उसको घुटन होगी और वो उसको तोड़ने की बात करेगा। आपने देखा थार पे चल रहे हैं बच्चे, हाँ बिल्कुल, ये परमिसिव पेरेंटिंग एग्जांपल है जी। थार चला रहे हैं, खूब तेज चला रहे हैं, खुद तो मरेंगे साथ में दूसरे को मारेंगे, दूसरे को भी मारेंगे। तो ये उसका एग्जांपल है। एक नेगलेक्ट पेरेंटिंग है। नेगलेक्ट पेरेंटिंग के अंदर सिंपल तरीका ये होता है कि जी यार जो बनना है बन जाएंगे अपने आप, मुझे क्या लेना देना, मैं तो थकी हूँ या मैं थका हूँ, ठीक है हम भी पल गए तो ये भी पल जाएंगे, जो करना कर, जो कर ये बेसिक क्या, ये अपराधी प्रवृत्ति आ जाएगी। हाँ वो समझ ही नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पाएगा, बचपन में सपोर्ट देना। हाँ तो जो जनरली बैगर्स आप इसमें देख सकते हैं, जो चौराहे पे भीख मांगते हैं या जो तंबू लगा के रखते हैं, आप क्रिमिनल देखना ना, क्रिमिनल में कौन लोग होते हैं, तो क्रिमिनल में नीचे वाले भी लोग होते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, ठीक है, फिर क्राइम करते हैं। या परमिसिव पेरेंटिंग है, ये बेसिकली क्या इनके दूसरे तरह के क्राइम करते हैं। अथॉरिटी वाले जो हैं आपका अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग सत्तावादी है, इनके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाते, ये उस ट्रॉमा के साथ जीते हैं। तो सबसे बेस्ट वही वाली है, सबसे नंबर वाली अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसमें मैं दर्शन के हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, जनरली आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, पूरा इंटरनेट पे देख लेगा। ये है जी त्रिगुणा स्टाइल पेरेंटिंग, यानी कि सत्व रज तम। अब मैं पूछता हूँ जी, गाड़ी है और गाड़ी के अंदर एक्सीलेटर जो हमें स्पीड देता है, ब्रेक जो हमको ठहराव देता है, और स्टीयरिंग जो हमको दिशा में लेके जाता है। विंड ग्लास साफ होना चाहिए, हम सबसे पहला यही काम करते हैं, उस पर स्प्रे छोड़ते हैं, ठीक है जी। अब इसमें ये समझिए कि जो त्रिगुणा स्टाइल है ये तीनों का फ्लेवर है बेस्ट तरीके से। एक कुशल ड्राइवर कौन है, एक कुशल ड्राइवर कौन है जो एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी को बैलेंस तरीके चला सके, बिल्कुल ब्रेकर आने पे पहले ही देख ले और ब्रेक पे पैर लगा ले, कच्चा रोड आ जाए तो वहाँ स्पीड ना भगाएं, आराम आराम से चले, और लंबी से लंबी दूरी आनंद के साथ में उसको जीवन का उसको रास्ते पता होने चाहिए। वही तो ड्राइवर हुआ, सारे रास्ते उसको पता होने चाहिए, ड्राइवर का ये काम होता है जी। तो सेम जो बेस्ट पेरेंटिंग है वो सत्वगुणा पेरेंटिंग होते हैं जी। इसमें सबसे खास बात होती है माता पिता ही सत्वगुणी होते हैं। अब उनको पता है कि कब मुझे बच्चे को प्यार करना है और कब मुझे बच्चे को आंखें दिखानी है, क्योंकि तो बच्चा है जी। संसार का सबसे बड़ा जो हट बताया गया है ना, वो बाल हट है, बाल हट है, बिल्कुल ठीक है जी। और वो बाल हट को संभालने के लिए आपको कई बार नाराज भी होना पड़ सकता है जी। हाथ तो खैर मैं कभी नहीं कहूँगा उठाना चाहिए, उठाना कब, क्योंकि उससे फिर रिलेशंस खराब होते हैं, लेकिन आप नाराज़गी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इंटेंशन आपकी सही और बच्चे के भले की बात है तो नाराज़गी दिखाने में कोई परेशानी नहीं है। पहले जब हम छोटे छोटे थे पिटाई कुटाई होती थी लेकिन ऐसा ना जी, वो तो सोशल कल्चर होता है ना जी। जब आप भी पिटे
और मुझे खेलते हुए दिखाई दिए, उधर मैं हाँ, पिट के आया हूँ, सभी तरह का ठीक है। कल मैंने देखा आपको अपने पिटते हुए, आपने मेरे को देखा, तो ये कॉमन लगता है, कॉमन तो कॉमन लगा। लेकिन आज क्या 100 बच्चे हैं, 100 में से कोई एक पिट गया, तो ठीक है, उसको इंसल्ट हो जाएगी, उसका सेल्फ वर्थ का इशू आ जाएगा, वो गिल्ट महसूस करेगा, या तो वो बदला लेगा या वो खुद को ख़त्म करेगा। अच्छा, कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बचपन से बच्चों को सपोर्ट करने शुरू कर देते हैं। मान लिया वो गलत कार्य कोई समाज में करके आया जी, तो हल्की सी उसे सपोर्ट दी, लेकिन वो हल्की सी सपोर्ट आगे बढ़कर वो सपोर्ट वो फिर आगे क्रिमिनल या इस तरह के बिहेव में चेंज हो जाना भी। अब ये इसके पीछे कारण है जी, कि इसमें वो पेरेंट ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, यहाँ इग्नोरेंस का और माया का कॉन्सेप्ट आता है। कोई पेरेंट अपने बच्चे को जानबूझ के नहीं बिगाड़ना चाहता। हाँ, कोई नहीं चाहेगा। कोई भी अगर एक तरह से हम क्रिमिनल या बदमाश रहा हो पहले, तो वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा ना हो, मेरा बच्चा ऐसा ना बने जैसा मैं रहा हूँ। तो वो भी चाहता है कि ये एक सही इंसान बने। बिल्कुल, लेकिन माता पिता इसलिए कर जाते हैं क्योंकि इग्नोरेंस, अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण, और खुद के चित्त के अंदर जो संस्कार है, बचपन के जो ट्रॉमा है कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं मिली ना, तो बच्चे को मिलनी चाहिए। अब ये केस हमने देखा था, 65 ईयर ओल्ड के व्यक्ति थे जी, और आए थे बच्चों की शिकायत लेके। बाद में पता चलता है बच्चों की शिकायत कम है, उनकी खुद के अपने इमोशनल ट्रॉमा ज़्यादा हैं। कैसे? 65 ईयर ओल्ड, बचपन जब उनसे पूछा गया आपका बचपन कैसे निकला, कहते आई एम द सिंगल चाइल्ड, और पेरेंट दोनों वर्किंग थे और डे केयर में बच्चा पला है। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं 65 साल का जो व्यक्ति है, कब का बता रहा है, दिल्ली की पार्टी है। और अब उन्होंने क्या हुआ, जब खुद की शादी हुई तो कसम खा ली कि अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूँगा। ठीक, उन्होंने अपने बच्चों को सब छोड़ दी, 7-8 साल की उम्र के अंदर मोबाइल पकड़ा दिया। पत्नी जो थी वो आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली से थी, उन्होंने खूब कोशिश करी लेकिन बात नहीं बनी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गए, बच्चे मजे मार रहे हैं। राइट, अब बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को तो जीवन जब समझ में आएगा तब तो 30-35 साल की उम्र आ जाएगी, की लाइफ जी रहा है वो तो लग्जरी, क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम, उसे तो पता ही नहीं, उसे बेचारे को पता ही नहीं ना कि अभी कौन सा स्टेशन आएंगे आगे, वो तो अभी बैठा ही है ट्रेन के अंदर। ये चीज़ है। अच्छा, जैसे सर आपके अनुसार सबसे बैलेंस्ड और बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कौन सी है और क्यों है? देखिए, वो तो हमने आपको बताई थी कि सप्तगुण आधारित, और अगर इसको आध्यात्मिक मान के चलते हैं, आध्यात्मिक यात्रा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पेरेंटिंग में परेशानी आएगी। बिल्कुल, मेरी खुद की भी बेटी है जी, और कई बार हम भी ऐसा नहीं कि फ्रस्ट्रेशन में नहीं आते, लेकिन आप ये समझिए कि तपस्या क्या होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तपस्या क्या है? तपस्या का अर्थ ये हुआ, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी, आंधी तूफान, सर्दी गर्मी बारिश, और आप बिल्कुल शांत बने हुए हैं, वही तो तपस्या है। बिल्कुल वही तपस्या है, और उसी का वरदान मिलता है। हाँ। तो परवरिश या जो जीवन हम जी रहे हैं परिवार के अंदर, ग्रस्त के अंदर, ग्रस्त योग सबसे बड़ा योग है। बिल्कुल। तो जो ग्रस्त के अंदर जी रहे हैं, जो तूफान आ रहे हैं, बच्चे के टेंट्रम हैं, पत्नी की नाराजगी है, पति पे काम का प्रेशर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप भीतर से शांत हैं, आपका जो अंतःकरण है वो शांत है। बिल्कुल, तो आप उस समझेंगे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है जी। और ये जो इस तरह का व्यवहार दिखा रहा है, ये ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट है। बिल्कुल, जब आपको पता चल जाएगा ब्रेन डेवलपमेंट का पार्ट है, तो आप उसको टेक्निकल तरीके से उसको हैंडल करेंगे, प्यार से, पुचकार के, और दोनों टुगेदर पेरेंटिंग। बर्तन को जब आप शेप देनी है तो कैसे देंगे? एक हाथ अंदर से लगेगा, हाँ, और दूसरे से थपथपाएंगे बाहर, तभी तो बर्तन आकार लेगा। तो एक ने नीचे से सपोर्ट दिया, दूसरे ने थपथपाया, यानी कि दूसरे नाराजगी दिखा दी बच्चे को, भाई देख पापा नाराज हुए हैं। कई बार हम बोल देते हैं भाई मम्मी नाराज हुई है, हाँ। तो ऐसा भी नहीं पापा विलेन बन जाए, हाँ। और ऐसा भी नहीं कि माँ को विलेन बना दो, और दोनों को विलेन, दोनों को, हाँ, कि ना मिल के आपस में जहाँ देखा वैसे ही अपना सेट कर दिया। बच्चा का एज डेवलप हो रही होती है, उसके अपने सवाल होते हैं, वो परेशान होता है, अपना उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो वो बेस्ट पेरेंटिंग में मैं ये कहूँगा जी, टुगेदर पेरेंटिंग। अच्छा, आजकल जो बच्चे ज़्यादा गुस्सैले, जिद्दी, इमोशनल सेंसिटिव हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मत समझते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है जी, सबसे इसमें संवाद की कमी है, बस। अच्छा, एक तो संवाद की कमी है, बच्चे अकेले हैं, आइसोलेटेड है। छोटे छोटे बच्चों ने ग्रुप बना रखे हैं, मैं आपको बताऊं, और उसमें कोई अगर उम्र में ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है तो उस ग्रुप को कंट्रोल करता है, उन बच्चों को कंट्रोल करे, कहाँ खेलना, किसके साथ खेलना है। तो बच्चे इसमें उसकी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो ग्रुप से निकल जाएंगे। तो पेरेंट को तो इतना नहीं पता होता, हम तो इस सेक्टर में इमोशनली उनसे वो, हाँ, तो बच्चे क्या है कि जो उनको ह्यूमन कनेक्शन मिलना चाहिए। आपको मैं थोड़ा सा इसको विज्ञान के हिसाब से बता दूं, हमारी जो डिज़ाइनिंग हुई है ना जी,
ये ब्रेन जो बना है ये रिलेशनशिप के लिए बना है। क्योंकि हमारा जब विकास हो रहा था पाषाण युग के अंदर, तो हम समुदाय में पहले आए, फिर समाज बना, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे की आवश्यकता है है, तो ब्रेन की हार्ड वायरिंग है। अगर मैं ह्यूमन कनेक्शन में रहूंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा, और ह्यूमन से मैं अलग हो जाऊंगा तो आइसोलेशन में चला जाऊंगा। तो बच्चे इसलिए ऐसे हो रहे हैं इमोशनल, या जो आप बता रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम सारी बिहेवियर रिलेटेड, क्योंकि आज बच्चों से बात करने वाला कोई नहीं है। और हमको लगता है कि बड़े हो जाएंगे तब बात कर लेंगे, टीनेज में आएंगे ना तब एक ही दिन रात में आप उनके साथ पीवीआर में जाइए मूवी देखने, और वो फिर आपके दोस्त बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बॉन्डिंग बनाने में वक्त लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है बच्चों का, और जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मोबाइल एडिक्शन में फंस जाते हैं, तो पेरेंट्स इसके लिए क्या प्रैक्टिकली कदम उठाएं? देखिए, इसका जवाब जब पढ़ाई की बात चलती है तो मैं फिर माँ सरस्वती की बात करता हूँ। आप माँ सरस्वती की हम लोग वंदना करते हैं, हर स्कूल के अंदर की जाती है। क्या है, क्या प्रतीक है माँ सरस्वती का? तो आप देखना, एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, यानी कि कला भी और तर्क भी है, बिल्कुल। तो पहले हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना होगा जी। अब एजुकेशन सिस्टम के अंदर से क्या हुआ कि जो कला है उसको गायब कर दिया, क्योंकि सिस्टम को जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे उनको म्यूजिशियन नहीं चाहिए थे ना, उन्हें आर्टिस्ट चाहिए थे, उन्हें तो वो लोग चाहिए थे जो मशीन चला सके। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें कंट्रोल करी, और धीरे धीरे सब्जेक्ट से वो हट के हमने प्रायोरिटी ली। एम्प्लॉयमेंट में देखा किस में, अरे यार गाने वाले को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने का, जो ड्राइंग करने वाला है इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, एक काम करो इंजीनियरिंग कराओ। ठीक, तो जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो क्योंकि कला विषय नहीं है, खेल कूद इस तरह के रहे नहीं है, तो मन का विज्ञान को अगर हम समझेंगे तो मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए रोचक विषय। और पढ़ाई जो है वो रटन विद्या के तरह आधार पे चल रही है। जब तक उनको इंटरेक्टिव नहीं बनाएंगे, फिर मन को जो डिस्ट्रैक्शन कैसे होगा? डिस्ट्रैक्शन तो 5 जो इंद्रियां हैं हमारी, ये 5 इंद्रियां लगातार इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। और सबसे ज़्यादा कौन सी इंद्रिय इन्फॉर्मेशन लेती है? आंखें लेती हैं, इसके बाद कान लेते हैं, बाकी जो 3 इंद्रियां हैं इसका रोल कम आ जाता है। तो 80% आंखें ले रही हैं। आंखें हमारी कहाँ लगी हुई है? स्क्रीन। हाँ, स्क्रीन स्क्रॉलिंग में लग रही है। वो जो मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, इमेज देख रहा हूँ, ये कहाँ जा रही है? मेरे पीछे ब्रेन में जा रही है। ब्रेन में इसका इंप्रेशन बन रहा है। तो अगर हम बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो हमें केवल पढ़ने में नहीं, उनके मन के विज्ञान को भी समझना पड़ेगा। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उस पढ़ाई से पहले मन को शार्प करना पड़ेगा, माइंड को स्ट्रांग और शार्प बनाना पड़ेगा। कुल्हाड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति जो है पेट जल्दी काट के आ जाया करता था, वो आराम करता था क्योंकि वो धार तेज करता होता था। तो सेम माइंड को कैसे शार्प करें ये जरूरी है। पेरेंट को वो नहीं मालूम, उनको बस इतना पता है बार बार पढ़ाई को बोलेंगे तो इसलिए बच्चा पढ़ाई कर लेगा। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। अक्सर पेरेंट्स होते हैं कि चिल्लाएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे तो बच्चा पढ़ने में होशियार बन जाएगा। लेकिन जब जहाँ भी चिल्लाने, धमकाने, डरने की बात आती है वो एमिडाल एक्टिव हो जाता है। अच्छा। सर्वाइवल ब्रेन। और इसकी खास बात है कि जब ये वाला स्विच ऑन होगा तो ये वाला जो स्विच है ऑफ हो जाएगा। ये प्रीफ्रंटल लोब, नियोकॉर्टेक्स से ये आगे का जो मस्तिष्क है, जो सोचने का, क्रिएटिविटी का, समझने का, डिसीजन का जो काम करता है, ये ऑफ हो जाएगा। और कहावत भी है कि गुस्से में कोई समझता नहीं समझता, वो इसीलिए। अब हम क्या कर रहे हैं? बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये पढ़ लेगा। वो पढ़ नहीं रहा है, वो सर्वाइवल मोड में फ्रीज हो रहा है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ रहा है आपकी बात मानने के लिए केवल, क्योंकि उस पर दूसरा ऑप्शन नहीं है। और जब ज़्यादा चिल्लाएंगे तो फिर बॉन्डिंग में इम्पैक्ट आता है। फिर बच्चा कहता है रोज चिल्लाते रहते हैं, फिर वो हो सकता है बाहर दूसरा ग्रुप पकड़ ले, कोई पीयर ग्रुप उसको ऐसा मिल जाए, कोई एडिक्शन कर ले, या फिर वही वाले तरीका कि एक काम करो, एक आध बार सुसाइड वाली बात कर दो। आजकल तो बच्चे ऐसे हो गए हैं, वो कहता है पेरेंट्स को इमोशनली उसको ब्लैकमेलिंग। अच्छा, जो टीनेज पेरेंटिंग को इतना चैलेंजिंग क्यों माना जाता है? जो टीनेज मेरे हिसाब से चैलेंजिंग नहीं है। अच्छा, एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जी परवरिश। कहाँ से शुरुआत करी थी हमने? बच्चे की छोटे से परवरिश से बात करी थी। और मैंने बोला था ये आपको ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो टीन एज में तो मैं कहूँगा जी आप जिंदगी जीते हो बच्चे के साथ, दोबारा से आप भी टीन बन जाते हो, बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल, आप भी टीन बन जाते हो। पेरेंट मिस्टेक क्या करते हैं? 8 से 10 साल तक तो बच्चे को छेड़ते नहीं, छेड़ते नहीं मतलब पल जाएगा जी। अब जब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तब चिंता होती है। बाप को लगता है यार बेटी जवान हो रही है, क्योंकि उसकी जब बॉडी चेंज हो रही होती है तो उसको एंजाइटी होगी, कहाँ जा रही है, कब जा रही है। एक बेटी का क्वेश्चन था हमारे साथ ही कि मुझे तो कई बार अपने शरीर से ही घृणा हो रही है,
घृणा होती जा रही है कि जब से शरीर मेरा डेवलप होना शुरू हुआ है मेरे पे कंट्रोल कर लिया गया है। कहाँ बैठी हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या कर रही हो, क्यों मुझे भगवान ऐसा क्यों कहते मेरे शरीर को ऐसे बढ़ा रहा है। आप समझिए, हाँ। एक प्राकृतिक जो एक सिस्टम बना हुआ है, हमने उसी को लेकर हम इतना परेशान है। तो पेरेंट क्या कर रहे हैं, शुरू में तो नेगलेक्ट पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, और फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, बाद में से सोचते हैं कि टीन एज में आके, अब क्योंकि टीन एज में आता है ना लाडियन, ताडियन और मित्रवेद, यानी कि पहले जो है प्यार चाहिए बच्चे को शुरू के कुछ साल, फिर इसके बाद आपका ताडियन माने डिसिप्लिन चाहिए, और डिसिप्लिन का फिर मित्रता वाला भाव चाहिए, यानी 14 जैसे टीन में आएगा तो बच्चों को धीरे धीरे उसके मित्र बन जाए, ताकि वो अपने दिल की बातें, मन की बातें अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकता है, और बच्चे की बातें पेरेंट्स सुन सकते हैं। हाँ, तभी होगा जी, बिल्कुल, नहीं तो बाहर दोस्त खोल लेगा, बिल्कुल। हाँ, वो किसी और को ढूंढेगा, और ढूंढेगा जी, वो तो ब्रेन है जी, वो ढूंढेगा। अच्छा, यदि कोई पेरेंट्स अपने परिवार में शांति, बाउंडिंग और इमोशनल बैलेंस लाना चाहता है तो कहाँ से शुरुआत करें? मेरे को लगता है कि सबसे पहले उसको जीवन समझना पड़ेगा जी। जीवन को चेकलिस्ट नहीं है। आज ही सबसे बड़ी समस्या है, जीवन को हमने चेकलिस्ट बना रखा है। चेकलिस्ट कैसे? पहले स्कूल चेक, कॉलेज चेक, यूनिवर्सिटी चेक, नौकरी चेक या बिजनेस चेक, शादी चेक, बच्चे पैदा करो चेक, इन्हें स्कूल भेजो चेक, और उसी चेकलिस्ट को आगे थमा दिया। अब तुम भी इस चेकलिस्ट को फॉलो करो। ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा जीवन इस तरह से कंट्रोल में है, सब चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है जी। जीवन का मतलब है उतार चढ़ाव, यहाँ कोई चेकलिस्ट नहीं होते। इसलिए पहले अंतःकरण को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद को समझना ज़रूरी है, जीवन को समझना ज़रूरी है, जीवन दर्शन को समझना ज़रूरी है। जब वो चीज़ें समझ जाते तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंटिंग, कोई टिप की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी चेतना का स्तर इतना ऊपर हो जाता है कि खुद ही आपके पास विजडम आ जाता है। आपको चीज़ें दिखाई देने लग जाती हैं, आपको घटना घटेगी बाद में, आपको पहले उसका आभास हो जाएगा। बिल्कुल। अब मायरा केस हुआ था, देखो जी, स्कूल के अंदर पेरेंट को आभास ही तो नहीं हुआ, बच्ची छोटी सी खुद सुसाइड कर लिया उसने, आभास ही तो नहीं हुआ। तो जब पेरेंट को यह आभास नहीं हो रहा, हम बाहर किसी दुनिया के किसी और व्यक्ति से क्या उम्मीद करें? तो उसकी शुरुआत क्या है कि पहले खुद को समझे, एक रीस्टार्ट बटन दबाना चाहिए। जब फोन भी हैंग हो जाता है तो उसको हम रीस्टार्ट करते हैं, और फिर भी काम नहीं चलता तो रीबूट कर देते हैं। तो पहले सब जो पुराने बिलीफ सिस्टम है इसको रीबूट करना पड़ेगा, खत्म कीजिए सब कुछ, जो आप दोबारा से सीखना शुरू कीजिए। और ये हम पाठशाला में कराते हैं, हम दोबारा से उसको जीरो पे लेकर आते हैं, कहते हैं सब छोड़ दो, पहले दोबारा से शुरुआत करते हैं जी। और फिर उनको पहला ही टॉपिक जो हम करते हैं, फोकस ऑन द राइट प्रॉब्लम। समझो जीवन की जो समस्या है उसकी जड़ कहाँ छिपी हुई है, जड़ के बाद उसका वाइव एनालिसिस करो, फिर उसके बाद आप अपना चाइल्ड ब्रेन को समझो, इसका रिलेशनशिप को समझो, क्योंकि हर इंसान के अंदर बच्चा है, तो यानी कि किसी व्यक्ति के व्यवहार से परेशान हो, चाहे वो मेरा पति हो, चाहे वो मेरी पत्नी हो, तो उसके भी कहीं ना कहीं बचपन के कुछ ना कुछ ट्रॉमा या इमोशनल बैगेज या पेरेंटिंग स्टाइल का इम्पैक्ट है। तो उसको समझेंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट समझो। स्ट्रेस तो देखो लाइफ में रहेगा ही रहेगा। तो हम ये देखें कि एंटी स्ट्रेस यानी कि हैप्पीनेस हार्मोन कैसे आएगा, मौके देखें, पलों में जिएं, और खुशियां मनाने का कोई भी मौका ना छोड़ें, क्योंकि जीवन है तो उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, तनाव है। तो एक अच्छे समय का इंतजार ना करें कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद मुझे जीवन लगेगा, मैं जीवन जीना शुरू करूंगा। जीवन भविष्य में कहीं नहीं है, जीवन जो भी है वर्तमान में है। इसीलिए हम बार बार इसको कहते हैं कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। और डॉक्टर अनिल जी, मैं लास्ट में चाहूँगा कि आप ऐसे 3 पॉइंट पेरेंटिंग के बताएं जो पेरेंट्स उन चीज़ों को सीखें और अपनाएं और अच्छे पेरेंट्स वो बन सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि पेरेंट बने तो ईश्वर का वरदान है, नहीं तो लोग IVF में घूम रहे हैं। ठीक है जी, ईश्वर का वरदान है, आपको मिला है, उस बच्चे को उसे कनेक्शन बनाए। बच्चा, आप चिंता मत करो, कहीं नहीं बिगड़ेगा, सबसे पहले उसे कनेक्ट हो। पेरेंट क्या करते हैं, करेक्शन पहले करते हैं, कनेक्शन की तो बात ही नहीं करते। तो उसे कनेक्ट होना पड़ेगा, उसे बातें करनी पड़ेंगी जी। और बातें करने का मतलब ये नहीं कि आप ही बात करेंगे, उसे सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों से संवाद करें जी, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि बच्चों को टाइम दें और उनको अल्टरनेटिव्स भी दें। टाइम दिया करें, अल्टरनेटिव्स दें। बच्चों को आपकी सख्त ज़रूरत है जी, ठीक। और जो जैसे मोबाइल की बात आती है और ये सब चीज़ें, डिवाइस अगर देना कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइस में देना कोई दिक्कत नहीं। हमारी बेटी भी डिवाइस देखती है, लेकिन वो डोपामिन उसको डिवाइस से नहीं मिलना चाहिए, वो बाहर एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ जो उससे मिलना चाहिए, ताकि उसको लत ना लगे। और मैं
जब पेरेंटिंग की बात आ रही तो यही जरूर कहूँगा कि पति पत्नी आपस में प्यार से रहें। हाँ, कोऑर्डिनेशन बना के परिवार। ये मैं एक ही सूत्र बताऊंगा, बाकी सारे कुछ नहीं है जी। केवल ये सूत्र है, पति पत्नी प्यार से रहें, आपके मन मुटाव कितने भी हो, लेकिन बच्चे को देख के चलें बस। हाँ, सही। बच्चा जो है ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है। अगर आपने जोड़ हटा दिया ना तो कहानी खत्म है जी। बच्चे की भी खत्म है और आपकी भी खत्म है। तो बच्चे के लिए खुद को बदलें, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो। और हमने भी अपने जीवन में यही किया है, केवल और केवल बेटी निर्मिता के लिए, केवल उसके लिए कि हमारे जैसे भी मन मुटाव रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए हमें बदलना है। और जब हम बदल रहे हैं तो हमें लग रहा, अब पता चल रहा है जीवन तो बहुत ही खूबसूरत है, हैप्पीनेस आती है परिवार। बहुत ही खूबसूरत है जी, जीवन बहुत खूबसूरत है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर ये खूबसूरत ना होता ना तो बनाने वाला इसे ना बना। तो ये आज हमारे साथ में डॉक्टर अनिल योगी जी का शानदार एक साक्षात्कार रहा। तो इनसाइड टॉक्स से जुड़े रहें और ऐसी ही और अन्य वीडियो को जानने के लिए चैनल्स को, इनसाइड टॉक्स को लाइक सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार, जी, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।